ध्वनि यानी आवाज़ के बगैर इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। संगीत की मधुर ध्वनि हमारे दिल को खुशी में भर देती है, लेकिन यही ध्वनि जब एक सीमा पार कर जाती है तो यह विनाशकारी भी हो जाती है। तेज संगीत सिर में दर्द पैदा कर देता है। रेल की तेज सीटी किसी को बहरा कर सकती है। सुपरसोनिक वायुयानों का धमाका खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है और एक अति शक्तिशाली ध्वनि तरंग गगनचुंबी इमारतों को भी पल भर में धूल में मिटा सकती हैं। यह विनाशकारी ध्वनि ऊर्जा जब किसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है आवाज की तबाही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और शानदार कॉमिक्स आवाज की तबाही के साथ। मेरे जीते जी तुम अपने गंदे मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे ध्वनिराज, इसलिए तो तुमको मरना पड़ेगा सुपर कमांडो ध्रुव। मेरे हाथों में पराध्वनि तरंगों की शक्ति है जो पहाड़ों को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारे शरीर को तो मेरा एक ही बार पाउडर बनाकर हवा में बिखेर देगा। यह कहानी राजनगर यूनिवर्सिटी के साउंड रिसर्च सेंटर से शुरू हुई थी, जहां पर बत्तियां आज देर रात तक जल रही थीं। जाते जाते मैं फिर कहूँगा कि आप एक महान वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर काले। तुम तो मुझे खामखा बड़ा बनाए दे रहे हो पटेल। नहीं सर, आपने जिस अल्ट्रासोनिक गन का आविष्कार किया है उससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो जाएगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा रहे हैं। इससे हम बगैर गोली बारूद खर्च किए किसी भी हमलावर का मुंह तोड़ सकते हैं। यह तो सच है पटेल, लेकिन मेरे असिस्टेंट होने के नाते इस सफलता का आधा श्रेय तुमको भी जाता है। कल जब मैं अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल रक्षा मंत्री को भेंट करने जाऊंगा तब तुम भी मेरे साथ चलोगे। थैंक यू सर। गुड नाइट पटेल। आज रात मुझे ही लैब में ड्यूटी पर रहना है, लेकिन पहले ज़रा खाना खा लूँ, बड़ी कस के भूख लगी है। उसके बाद ड्यूटी देने जाऊंगा। लेकिन यह देरी पटेल को काफ़ी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि उसी वक्त लैब के अंदर एक रहस्यमय आकृति दरवाजे से घुस रही थी। मैदान साफ है, पर यह तो मुझे पहले से ही मालूम था, और मुझे यह भी मालूम है कि अल्ट्रासोनिक गन के दोनों मॉडल कहाँ रखे हुए हैं। यह रहा छोटा मॉडल। वाह, मुझ पर एकदम फिट आया है। लगता है जैसे मेरी ही नाप लेकर इसे बनाया गया हो। अब अल्ट्रासोनिक गन का बड़ा मॉडल लेकर मैं रफू चक्कर। कौन हो तुम? तुम यहाँ पर क्यों? तुम जरा जल्दी वापस आ गए। मेरा प्लान तो इन दोनों हथियारों को चुपचाप लेकर निकल जाने का था। तुम अपने होश में नहीं हो। ये अल्ट्रासोनिक यंत्र हमारे देश की अमानत है। इनको वापस रख दो और मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब मेरे लिए इनको वापस रखना संभव नहीं है। इसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज़ और चाहिए, नेशनल म्यूजियम से कुरखाब का हीरा। उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। मेरा पूरा गैंग मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं। ओह, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो मूर्ख, जबकि दोनों अल्ट्रासोनिक यंत्र मेरे कब्जे में हैं। इस वक्त मैं इसे अकेला नहीं रोक सकता। ओह, क्या भाग रहा है। मैं दोनों मशीनों को लेकर इसके पीछे नहीं जा सकता। हेलो गिरजा, अभी अभी लैब से घुंघराले बालों वाला एक आदमी बाहर भागा है। उसका जिंदा रहने मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। उसको खत्म कर दो। समझ गया, काम हुआ समझिए। रात के इस वक्त राजनगर की सड़कें सुनसान थी और अधिकतर अपराधी घर के अंदर थे, क्योंकि यह वक्त ध्रुव की रात की गश्त का वक्त था और इस वक्त वह जान बचाकर भाग रहे पटेल से कुछ ही दूरी पर था। यह आदमी रात के इस वक्त सड़क पर बेतहाशा क्यों भाग रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी पूरी सड़क तेज गति से आधे एक ट्रक की हेडलाइट से चमक उठी। यह ट्रक ड्राइवर पिए हुए है क्या? पटेल पल भर में यह समझ गया कि इस तेज गति से आते ट्रक का क्या इरादा है। वह सड़क के किनारे की तरफ भागा, लेकिन ट्रक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ध्रुव के कुछ कर पाने से पहले ही ट्रक अपना काम कर चुका था। यह क्या? ट्रक ने इसको जानबूझकर कुचला है और ट्रक पर नंबर प्लेट तक नहीं है। इस वक्त मैं इसको पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस घायल आदमी को अस्पताल ले जाना ज़्यादा जरूरी है। घबराओ मत, मैं अभी तुमको अस्पताल ले चलता हूँ। नेशनल म्यूजियम में चोरी, प्रोफेसर काले, अल्ट्रासोनिक गन। यह तो मर गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दें। लेकिन यह घटना देखकर लगता है कि इसकी हत्या किसी ने बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव को सही आभास हो रहा था
क्योंकि नेशनल म्यूजियम में गार्ड को ठिकाने लग गए। लेकिन म्यूजियम का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? खुलेगा नहीं, टूटेगा। ऐसी मामूली चीज़ें अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। म्यूजियम के मजबूत द्वार से एक ध्वनि तरंग टकराई और पूरा दरवाज़ा कांप कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब बताओ कहाँ है वह हीरा? कुरखाब के हीरे को रात की सुरक्षा के लिए इस सेफ में बंद कर दिया जाता है, इस खिलौने के अंदर। ऐसे खिलौनों को तो मैं अपनी छींक से तोड़ सकता हूँ। कुरखाब के हीरे की चोरी तुम्हारे लिए एक खेल जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में यह एक अपराध है। सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर? खत्म कर दो इसको। गोलियों की तड़तड़ाहट से सुनसान म्यूजियम गूंज उठा, लेकिन ध्रुव अब अपने स्थान पर नहीं था और इससे पहले कि बंदूकें दोबारा निशाना लगाने के लिए घूम पाती, ध्रुव ने सबके हाथों को खाली करा दिया। धाड़ धिशुम तड़ाक, धाड़ तड़ाक। थोड़ी देर में सभी गुंडे फर्श पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? शायद तुम भी मुझसे दो दो हाथ करना चाहोगे। इन भुनगों को हराकर यह मत समझो कि तुम ध्वनिराज से टक्कर ले सकोगे, क्योंकि तुम तो क्या ध्वनिराज से दुनिया की कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती। ध्वनिराज? तुम्हारे दिमाग में यह सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि म्यूजियम का मजबूत दरवाजा मैंने कैसे तोड़ा। वह दरवाजा मैंने ऐसे तोड़ा था। ओह! ध्वनिराज के हाथों में उन भयंकर ध्वनि तरंगों की ताकत है जो पहाड़ को भी चूर चूर कर सकती है। तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर को तो ये पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देगी। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है ध्वनिराज। ऊंट कभी न कभी पहाड़ के नीचे जरूर आता है। इसकी ध्वनि तरंगें म्यूजियम की दुर्लभ चीजों को नष्ट कर रही है। अगर मैंने इसको तुरंत न रोका तो यह म्यूजियम कबाड़ी बाजार बन जाएगा। घातक ध्वनि तरंगों के बीच में अपना रास्ता बनाते हुए ध्रुव ध्वनिराज के पास पहुंचा और एक ही सदैव व्यवहार से ध्वनिराज जमीन पर आ गिरा। पलक झपकते ही ध्रुव ने ध्वनिराज के दोनों हाथों को अपनी बूटों के नीचे दबा लिया। तो तुमसे दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती ध्वनिराज। एक लड़ाई जीतने से युद्ध नहीं जीत लिया जाता ध्रुव। ध्वनिराज का हाथ कलाई से मुड़ा और उसमें से एक ध्वनि तरंगे निकलकर ऊपर लटक रहे एक फानूस से टकराई। फानूस ठीक ध्रुव के सिर पर आ गिरा। उठो काहिलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्वनिराज के एक ही वार से मजबूत लाकर टीन के पतले डिब्बे की तरह चूर चूर हो गया। अंदर रखा कोरखाब का हीरा शैतान की आंख की तरह चमक रहा था। मिल गया, मिल गया। अब यहां से जाने से पहले इस लड़के का काम तमाम। ध्वनिराज, पुलिस! तो भागो। देखिए सर, म्यूजियम के टूटे दरवाजे से कुछ लोग भागते बाहर आ रहे हैं और वह नकाबपोश इन लुटेरों का मुखिया लग रहा है। ध्रुव की सूचना सही थी, पर अब ये हमारे पुलिस के घेरे से बचकर भाग नहीं पाएंगे। कहना आसान है दरोगा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ध्वनिराज के हाथों से निकलकर एक भयानक शोर पूरे वातावरण में फैल गया। सिपाहियों के हाथ अपने हथियारों पर जाने के बजाय अपने कानों पर चले गए। मेरा एहसान मानो दरोगा कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दे रहा हूं, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे जीप जैसा होता। जो तो एक छोटा सा सैंपल था दरोगा। अब इस हीरे से मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। हम फिर मिलेंगे दरोगा। और फिर डूब मरने की बात तो यह है कि ध्वनिराज मेरे होते हुए कोरखाब का हीरा चुरा कर ले गया। उदास होने की जरूरत नहीं है ध्रुव। तुमने तो कुछ देर उसका मुकाबला भी किया, लेकिन हम तो पल भर में उसके सामने नहीं टिक पाए। यह पता चला कि ट्रक से कुचलकर मरने वाला वह आदमी कौन था अभी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह होते होते उसकी शिनाख्त हो जाएगी और वहां से कहीं दूर। कुरखाब का हीरा मेरी अल्ट्रासोनिक तोप में फिट हो गया। अगर हम सीधे डायमंड मार्केट पर धावा बोलते तो ऐसे न जाने कितने हीरे हमको मिल जाते ध्वनिराज। लेकिन कुरखाब का हीरा नहीं मिलता मूर्ख। इस हीरे में जो गुण है वह दुनिया के और किसी हीरे में नहीं है। अब तक मेरी अल्ट्रासोनिक तोप की ध्वनि तरंगे जरा से भी घातक नहीं थीं, लेकिन वे ही तरंगे अब इस हीरे से होकर निकलेंगी तो उनकी ताकत लाखों गुना बढ़ जाएगी।
इतनी ज्यादा कि तब मैं यहाँ पर बैठे बैठे कई किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ रहे विमानों को भी मार गिरा सकता हूँ। तब तो अब हमको कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक आदमी के, सुपर कमांडो ध्रुव के। मुझे उसके म्यूजियम में पहुंचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां आने से वह तुम लोगों को पहचान गया। अब वह तुम लोगों की तलाश में जरूर निकलेगा और फिर शायद मुझ तक भी पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा? घबराओ मत, ध्रुव का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, एक लंबा इंतजाम। म्यूजियम में तो पुलिस के आने से उसे बचा लिया, पर जहां उसको मैं अब भेजूंगा वहां पर उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ मारने वाला होगा। ध्वनिराज का शक एकदम सही था। इंस्पेक्टर को मैंने एक बात नहीं बताई कि म्यूजियम में डकैती डालने वाले गैंग को मैं पहचान चुका हूँ। वह टाटो का गैंग था। पुलिस अपने तरीके से उनको कभी ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन मेरा तरीका पुलिस से जरा अलग है और मेरा तरीका कल सुबह से शुरू होगा, लेकिन अगली सुबह राजनगर विश्वविद्यालय के साउंड रिसर्च सेंटर में। कमाल है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर न तो पटेल नजर आ रहा है और न ही नायर। पटेल शायद लैब के अंदर ही। प्रोफेसर काले ने लैब का दरवाजा खोला। अंदर लैब अस्त व्यस्त पड़ी थी। ओ माय गॉड, पटेल कहीं नजर नहीं आ रहा है और मेरे दोनों अल्ट्रासोनिक यंत्र भी गायब हैं। मुझे तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, और फिर अगर यह यंत्र किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तो गजब हो जाएगा, क्योंकि इस यंत्र से ध्वनि तरंगों को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि वे ध्वनि तरंगे एक इमारत को भी पलक झपकते नष्ट कर सकती है। इस यंत्र के बारे में आपके अलावा और कौन कौन जानता था? सिर्फ मेरे दोनों असिस्टेंट पटेल और नायर। इस समय उन दोनों का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। ओह, मैं समझ गया। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये तो पटेल है। इसको क्या हुआ? इसको कल रात किसी ने एक ट्रक से कुचलकर मार डाला। ओह माय गॉड। और नायर? उसका भी पता हम जल्द ही लगा लेंगे, और मेरा ख्याल है कि जहां पर वह है वहीं पर आपका अल्ट्रासोनिक यंत्र भी होगा। विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय ध्रुव को कुछ सवालों का जवाब मिल चुका था, तो ध्वनिराज को अल्ट्रासोनिक यंत्र इस जगह से मिला है, और इस यंत्र के बारे में जानने वाला एक आदमी नायर गायब है। अब मेरे कुछ और सवालों का जवाब मुझे टाटो के अड्डे से मिल सकता है। राजनगर के स्लम स्ट्रीट में सुबह जरा देर से शुरू होती है, क्योंकि रात भर यहाँ के निवासी न जाने कितने गलत धंधों में व्यस्त रहते हैं। टाटो के अड्डे में रह रहे केस्टो के उठने का समय भी यही था, पर आज वह शायद अपना ही चेहरा देखकर उठा था। ब्रू, मुझे यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ है कि तुम दांत भी साफ करते हो, चाहे महीने में सिर्फ एक बार ही करते हो। क्या कहना चाहते हो तुम? टाटो का पता? पर मुझे क्या मालूम कि टाटो कहाँ? पर मुझे मालूम है कि टाटो कल रात नेशनल म्यूजियम में डकैती डाल रहा था और तुम उसके सबसे गहरे दोस्त हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस वक्त टाटो कहाँ पर है, और यह बात तुम मुझको अगले 2 मिनट के अंदर बताओगे, क्योंकि तुम 2 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकती। बताता हूँ। टाटो अपने गैंग के साथ मान झील के गार्ड केबिन में छुपा हुआ है। टाटो ने मुझे यही बताने को कहा था। याद रखना क्रिस्टो, अगर तुम्हारी खबर गलत हुई तो मैं तुमको उसी झील में डुबा दूंगा। मान झील पुराने जमाने में राजनगर की शान थी, लेकिन आजकल धोबियों के अलावा इस झील के किनारे और कोई नहीं आता था। वह रहा गार्ड का केबिन। अगर क्रिस्टो सच बोल रहा था तो टाटो इसी के अंदर। पर बात पूरी सोच पाने से पहले ही ध्रुव की विचारधारा छिन्न भिन्न हो गई। इतना लंबा पैर? टाटो का पैर इतना लंबा तो नहीं है। टाटो जैसे कीड़े यूकेलिप्टस का पैर दबाते हैं लौंडे। ध्रुव ने सिर उठाकर अपना हमलावर को देखना चाहा, और उसका सिर ऊपर उठता ही चला गया। 9 फुट 2 इंच लंबे कद पर यूकेलिप्टस नाम एकदम फिट बैठ रहा था। मैंने इस 20 तोले सोने की चेन के बदले तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट लिया है लड़के, और यूकेलिप्टस अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा करता है। ध्रुव यूकेलिप्टस की तरफ लपका, लेकिन यूकेलिप्टस की लंबी भुजाओं ने उसको बीच में ही रोक लिया, और यूकेलिप्टस की लंबी टांगों ने उसे एक बार फिर धराशायी कर दिया। ओह, इसकी लंबाई के कारण मैं इसका सिर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, और इसके सिर तक पहुंचे बगैर मैं इसको काबू में नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझे इसकी लंबाई का इस्तेमाल इसके खिलाफ करना पड़ेगा। ध्रुव यूकेलिप्टस के घुसे से बचने के लिए एक तरफ हटा, और अगले ही पल बढ़े हुए हाथ पर कलाबाजी खाता हुआ ध्रुव का शरीर यूकेलिप्टस के सिर तक पहुंच गया। यूकेलिप्टस लड़खड़ाया पर गिरा नहीं।
बल्कि उसके दूसरे हाथ ने बिजली की तरह आगे बढ़कर ध्रुव को पकड़ लिया और पलक झपकते ध्रुव का शरीर जमीन से 13-14 फुट के ऊंचाई पर हवा में लटक रहा था। अब मैं तुझे इतनी जोर से नीचे पटकूंगा कि तेरे साथ साथ ये पत्थर तक कराह उठेंगे। यूकेलिप्टस ने ध्रुव को नीचे पटकना चाहा, लेकिन उसी वक्त ध्रुव के पैर उसके गर्दन पर कस गए और ध्रुव के एक ही झटके से यूकेलिप्टस का शरीर जमीन पर गिरने के बाद गोल गोल घूमता चला गया। झील में छपाक से जा गिरा। छपाक। अब मेरे पास अपनी योजना को बनाने के लिए थोड़ा वक्त है। यूकेलिप्टस की ताकत उसकी लंबाई है, इसलिए अब मुझे भी अपनी लंबाई बढ़ानी होगी और एकदम से लंबा होने का तरीका इस वक्त सिर्फ एक ही है, ये बांस। धोबियों से मैं बाद में माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इन बांसों की ज्यादा जरूरत है। झील में गिरा यूकेलिप्टस लंबे लंबे हाथों से तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा था। तूने यूकेलिप्टस को चुनौती देने की गुस्ताखी की है मच्छर, इसलिए अब मैं तुझे आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोशिश करो, पर यह जान लो कि अब तुम्हारी लंबाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी यूकेलिप्टस, क्योंकि अब मेरी और तुम्हारी लंबाई बराबर है और अब मेरे घूंसे तुम्हारे मुंह तक पहुंच सकते हैं। ध्रुव की लंबाई में अचानक हुए इस परिवर्तन से यूकेलिप्टस संभल नहीं पाया। झुम और ध्रुव को यूकेलिप्टस पर हावी होने का मौका मिल गया। अब यूकेलिप्टस, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे पीछे तुमको किसने भेजा है। यह बताना मेरे उसीलों के खिलाफ है। यूकेलिप्टस मर जाएगा लेकिन अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा, तो फिर तुम मर ही जाओ यूकेलिप्टस। आई, रुक जाओ, बताता हूँ। मुझे ध्वनिराज ने भेजा है। ध्वनिराज कौन है, वह कहाँ रहता है? यह ध्रुव को हमारे अड्डे के बारे में बता देगा? कभी नहीं। मैंने इसको जो सोने की चेन दी है उसके लॉकेट में एक सोनिक बम लगा हुआ है और उस बम का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। बोल, ध्वनिराज का अड्डा कहाँ है? ध्वनिराज का अड्डा काल पर यूकेलिप्टस की बार पूरी हो पाने से पहले ही कहीं पर एक बटन दबा और अगले ही पल 20 तोले सोने की चेन के साथ साथ यूकेलिप्टस का सिर में टुकड़े टुकड़े हो गए। ओह, शायद इस चेन के लॉकेट में बम था। अब मुझे यह कैसे पता चलेगा कि ध्वनिराज का अड्डा? 1 मिनट। यूकेलिप्टस के जूते में मिट्टी के साथ एक अजीब सा पौधा चिपका पड़ा है। शायद यह मुझे बता सके कि चूंकि यूकेलिप्टस कहाँ से आया है। यह लड़का तो बच गया ध्वनिराज, और हमको अपने एक महत्वपूर्ण आदमी से हाथ धोना पड़ा। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा, जिसमें ध्रुव के साथ साथ मेरे बारे में जानने वाला इकलौता आदमी प्रोफेसर काले भी खत्म हो जाएगा। मेरी स्कीम ध्यान से सुनो। और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकल रहे प्रोफेसर काले को खतरे का जरा सा भी आभास नहीं था। वह आ रहा है टाटो, जबकि खतरा सिर पर आ पहुंचा था। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पटेल को तुम लोगों ने मारा था क्या? लेकिन प्रोफेसर काले को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और गाड़ी विभिन्न सड़कों से होती हुई पुराने शहर में आकर रुक गई। अपहरणकर्ताओं ने प्रोफेसर काले को नीचे उतार दिया। तुम्हारी जान खतरे में है काले, और इस वक्त तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। यह रहा उसका फोन नंबर। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है काले, बच सकते हो तो बच लो। 10 मिनट का समय? सिर्फ 10 मिनट का? दूसरी तरफ घर में बैठे ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे थे। क्या बात है भैया, सिर दर्द हो रहा है? तुम्हारा सिर दबा दूं या कोई बाम लगा दूं? अरे या मैं क्या सुन रहा हूँ, बड़ी चापलूसी कर रही है। अच्छा बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा था। जाओ, मुझे नहीं दबाना सिर विर। अच्छा, अब गुस्सा थूक दे और बता भी दे तुझे क्या चाहिए। मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000? इतने पैसे का तो क्या करेगी? मैं एक नई चीज बना रही हूँ भैया, ध्वनि प्रदूषण दूर करने के लिए एक ईयर प्लग। अभी मैंने एक काम चलाऊ प्लग बनाया है, पर अभी इसमें कई चीजें और लगानी है। मुझे इसी के लिए पैसे चाहिए। वाह, पर तेरा ईयर प्लग काम कैसे करता है? सिंपल, यह ज्यादा तेज आवाजों को इतना धीमा कर देता है जिससे कान और दिमाग को नुकसान न पहुंचे। इसको लगाने के बाद अगर रेल का इंजन तुम्हारे कान के पास सीटी मारेगा तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे कोई बिल्ली धीरे से गुर्रा रही है, पर धीमी आवाज तुमको वैसी की वैसी ही सुनाई देगी। सच में? अब तो तू यह प्लग बेच कर करोड़ों। हेलो, ध्रुव स्पीकिंग। ध्रुव,
मैं प्रोफेसर काले बोल रहा हूँ, पुराने शहर के महावीर चौक से। अभी कुछ गुंडे मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट का समय दिया है। 10 मिनट? 10 मिनट का समय? पर क्यों? पता नहीं, लेकिन वे कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हें ही मुझे बचा सकते हो। क्रैक! प्रोफेसर 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 अब कभी नहीं बोलेगा बच्चे। उसके 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मैंने उसके क्रियाकर्म और दाह संस्कार भी कर दिया। हा 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 हा। मामला कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत पुराने शहर पहुंचना होगा। अरे भैया कहाँ चले? मेरा ईयर प्लग तो देते जाओ। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ध्रुव का दिमाग कहीं और था। पुराना शहर। अभी चैंपियन किलर ने मुझे नताशा के पीछे वहां पर बुलाया था और अब ध्वनिराज ने। लगता है कि पुराना शहर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। ध्रुव को पुराने शहर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह रहा महावीर चौक। एक टेलीफोन बूथ वहां पर है। वहीं से प्रोफेसर काले ने मुझे फ़ोन किया होगा। पर टेलीफोन बूथ में पहुंचते ही ध्रुव स्तब्ध रह गया। बूथ के फर्श पर पड़े चीथड़ों को पहचानना ज़्यादा कठिन था। ये तो वही कपड़े हैं जो प्रोफेसर काले ने सुबह पहने हुए थे। हाँ लड़के, तुम इस समय प्रोफेसर काले के जिस्म का ही चूरा देख रहे हो। ध्रुव तेजी से घुमा। ध्वनिराज? यह मेरे और मेरे प्लान के बीच में रास्ते का रोड़ा बन गया था, ठीक तुम्हारी तरह। इसलिए इसको सजाए मौत मिली और अब तुमको भी वही सजा मिलेगी। तुम भूल रहे हो ध्वनिराज कि कल रात को भी तुम्हारे पास यही हथियार था और उसके बावजूद मैंने तुमको मात दी थी। और इस हत्या के बाद तो तुमको जान देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कल रात तो तुम पुलिस के आने से बच गए थे और कल रात मैंने तुम पर अल्ट्रासोनिक सीटी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इस सीटी के बजने के बाद तो घुटनों के बल पर दया की भीख मांगता मेरे पास आएगा। ध्वनिराज के शरीर पर फिल्टर अल्ट्रासोनिक यंत्र से बहरा कर देने वाली ध्वनि तरंगें निकलने लगी। पास बैठा एक कुत्ता चीख कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। श्वेता के ईयर प्लग वाकई कमाल की चीज है। जा क्या तुम पर मेरी सीटी का कोई असर नहीं हुआ? सीटियों का मुझ पर असर नहीं होता। वैसे भी सीटियां बजाना तुम जैसे लफंगों का काम है। ओह, अब मैं मुसीबत में हूँ। मेरी सीटी का इस पर असर नहीं हुआ और मेरे दूसरे वारों को यह उछल उछल कर बेकार कर देता है। इसलिए अब मुझे अपना निशाना बदलना पड़ेगा। 1-2 वारों के बाद ही ध्रुव को ध्वनिराज का प्लान समझ आ गया। यह मुझे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ धकेलना चाहता है। पर क्यों? इस क्यों का जवाब ध्रुव को जल्द ही मिलने वाला था। हा 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 हा। अब तू एकदम ठीक जगह पर पहुंच गया है छोकरे। ध्वनिराज के हाथों से एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग निकलकर एक पुरानी और जर्जर इमारत से टकरा गई और एक गड़गड़ाहट के साथ पूरी इमारत ध्रुव के सिर पर ढहने लगी। भागने का न तो कोई रास्ता था और न ही बचने का कोई जगह। धूल के बादल चारों ओर छा गए। एक के बाद एक अनगिनत टुकड़े जमीन पर गिरते रहे और थोड़ी देर बाद जहां पर ध्रुव खड़ा था वहां पर पहाड़ जैसा बिल्डिंग के मलबे का ढेर था। इस हादसे में किसी का भी जिंदा बच पाना असंभव था। हा 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 हा। मार दिया मैंने, ध्रुव को खत्म कर दिया। अब मेरा रास्ता एकदम साफ है। और थोड़ी देर में घटनास्थल से दूर जाती कदमों की आवाज के बाद ठक 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 सब कुछ शांत हो गया। मरघट के सन्नाटे जैसा शांत। यह शांति कुछ देर तक बनी रही। फिर मलबे के ढेर के ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे सरकने लगा और उसमें से एक हाथ बाहर निकला और फिर पूरा शरीर। ओह, 1-1 इंच करके बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। या तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि लोहे के पुराने सीवर पाइप यहाँ पर पड़े हुए थे और जैसे इमारत गिरनी शुरू हुई वैसे ही मैं इस पाइप में घुस गया था। बेचारा खुद तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर इसने मुझे बचा लिया। एक तरीके से यह अच्छा ही हुआ। अब ध्वनिराज मुझे मरा हुआ समझकर अपना प्लान को काम करना शुरू कर देगा और तब मुझको पता चल सकेगा कि आखिर उसका मकसद क्या है। ध्वनिराज का मकसद विचित्र था। हा 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 हा। आज की रात मैं राजनगर वासियों को एक ट्रेलर दिखाऊंगा। राजनगर के विनाश का एक छोटा सा ट्रेलर। और उसके बाद अगर मुझे 50 करोड़ रुपए न दिए गए तो मैं पूरे राजनगर को तबाह कर दूंगा। आज के बाद पूरा राजनगर मेरा बंधक होगा। ये विनाश आप अल्ट्रासोनिक तोप से करेंगे ना ध्वनिराज? नहीं, अल्ट्रासोनिक तोप का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगा। एक छोटे से बक्से जैसे यंत्र पर ध्वनिराज ने कुछ
नॉब्स घुमाई और उसमें से 2 ध्वनि तरंगे निकलकर 2 अलग अलग स्थानों पर केंद्रित होने लगी। आज की रात राजनगर में विनाश फैलाएगा मेरा सेवक कर्कस। विशुद्ध ध्वनि ऊर्जा से बना एक जीव या जिस चीज को भी छू लेगा वह चीज धूल में मिल जाएगी और इस पर गोली, बम, रॉकेट, मिसाइल, एटम बम कुछ भी असर नहीं कर सकता। कर्कस को मेरे अलावा और कोई भी खत्म नहीं कर सकता। राजनगर के लोग इस विनाशकारी जीव के जन्म से अनजान थे। ओह, यूकेलिप्टस और प्रोफेसर काले की अपहरण की खबरें तो हमको मिल चुकी थीं, पर हमको यह पता नहीं था कि ध्वनिराज ने प्रोफेसर काले की विभत्स हत्या कर दी है। आज की रात जरूर कुछ भयंकर घटना घटने वाली है। मुझे अभी से इसका आभास हो रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं शहर के हर कोने पर पुलिस पार्टियों को तैनात कर दूंगा। और उसी रात अब तो बातें भी खत्म हो गई और नींद भी आ रही है यार। राघव, उधर देख, ये हवा में चिंगारियां कैसे उड़ रही हैं। देखते ही देखते चिंगारियां एक भयानक आकृति में बदल गई। यह क्या है? मुझे क्या पता, मैंने साइंस थोड़ी ही पढ़ी है, लेकिन यह फ्लाई ओवर की तरफ बढ़ रहा है। कर्कस ने फ्लाई ओवर से के एक बड़े खंबे को पकड़ा और हजारों टन का बोझ सह जाने वाले फ्लाई ओवर पतले तार की तरह कांपने लगा। फ्लाई ओवर के अलग अलग हिस्से टूट टूट कर गिरने लगे। यह तो तोड़फोड़ कर रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए। गोली चलाओ। लेकिन सभी गोलियां बगैर किसी रुकावट के कर्कस के शरीर से पार हो गई। यह तो लगता है कि हवा का बना हुआ है। इसको रोकना हमारे बूते की बात नहीं है। हेडक्वार्टर को खबर करो। हेडक्वार्टर में सूचना पहुंचते हड़कंप मच गया। क्या कहा? वो लोधी फ्लाई ओवर तोड़ने के बाद विजय स्तंभ की तरफ बढ़ गया है। हम अभी वहां पहुंचते हैं। चंदेल, हमारी स्पेशल पुलिस स्ट्राइक फोर्स को तैयार करो। विजय स्तंभ के पास रात के इस समय इक्का दुक्का सोने वालों के अलावा और कोई नहीं था और सड़क पर सोने वाले खतरों को सूंघना अच्छी तरह से जानते थे। विजय स्तंभ के पास पहुंचकर कर्कस ने अपना एक हाथ उठाया और उसका हाथ लंबा होता चला गया। हाथ मीनार के ऊपर दबा और मीनार कागज के लिफाफे की तरफ पिचकती चली गई। सर, वो देखिए। हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ऐसे खतरनाक प्राणी को जरा सी भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। इस पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करो। टैंकों को भी भेद देने वाले रॉकेट कर्कस की तरफ लपके, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए कर्कस के ऊर्जा से बने शरीर के आर पार हो गए। नुकसान पीछे वालों दीवारों को हुआ, साथ ही साथ कर्कस का हाथ लंबा हुआ और अगले ही पल सिपाहियों को अपने शरीर में हजारों वोल्ट बिजली सा कंपन दौड़ता महसूस हुआ और एक चीख के साथ सभी सिपाही बेहोश हो गए। कर्कस इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। इंस्पेक्टर ने ऐसा डरावना जीव अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। डर के मारे उसके पैर मानो भारी हो रहे थे। वैसे भी वह कर्कस से बचकर भाग नहीं सकता था। कर्कस का हाथ उसकी तरफ लपका और आंख मूंद कर भगवान को याद कर रहे इंस्पेक्टर को अपना शरीर हवा में उड़ता महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। ध्रुव का चेहरा उसको सचमुच भगवान जैसा ही लग रहा था। ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को भेजे जाने वाले मैसेज अपने ट्रांसमीटर पर भी सुन लिया था, पर यह वक्त इन सब बातों को नहीं। अभी मुझे इस मुसीबत को रोकना है। पर यह है क्या? जितना ध्रुव कर्कस को देखकर चकित था, उससे कहीं ज्यादा ध्वनिराज ध्रुव को देखकर चकित था। यह जिंदा बच गया, पर कैसे? यह तो मेरे सामने मलबे में दब गया था। यह ऐसे कई बार जिंदा बच चुका है। इसके पास जरूर कोई दैवीय शक्तियां हैं। दैवी शक्ति हो या शैतानी ताकत, यह कर्कस से नहीं बच पाएगा। मुझे इसको रोकना तो है, पर मैं इससे रोकूंगा कैसे? ध्रुव ने कर्कस का पहला वार बेकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी मोटरसाइकिल जमीन को वापस छू पाती, कर्कस का दूसरा हाथ लहराया। ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि कर्कस का हाथ उसके बजाय उसकी मोटरसाइकिल पर लगा, पर इसके बावजूद उसके शरीर में कंपन का तेज झटका लगा। ओह, पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे सारे अंग टूटकर गिर जाएंगे। या आखिर चीज क्या है? ध्रुव, भागो, हम इस जीव से नहीं निपट सकते। नहीं इंस्पेक्टर, इसको किसी भी तरीके से और विनाश करने से रोकना होगा, वरना यह पूरे शहर को मलबे का ढेर बना देगा। लेकिन कर्कस ध्वनि ऊर्जा से बना प्राणी था और उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता था, जबकि कर्कस के वार का असर हर चीज पर होता था।
इसके दूसरे वार ने तो मेरी लगभग सारी ताकत को खत्म कर दिया है। अगर इसने मुझ पर एक बार और छू लिया तो फिर मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। पर इसकी सारी ताकत के बावजूद इसमें कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी जिससे इसको रोका जा सके। एक मिनट, इसके दोनों बाजुओं के अंत में ये गोले कैसे हैं? यह तो साफ पता लग रहा है कि यह प्राणी एनर्जी का बना हुआ है और मेरे ख्याल से ये दोनों गोले इसके शरीर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिजली या बैटरी में होते हैं। और अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट तो हो जाएगा और यह जीव खत्म हो जाएगा। इस थ्योरी को तो मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। ध्रुव ने मीनार के मलबे से एक लोहे के सरिये को खींचकर मोड़ दिया और उसका अपने बेल्ट से पकड़ लिया। कर्कश के दोनों हाथ एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपके और ध्रुव ने फुर्ती के साथ सरिये के दोनों सिरे अपने निशानों पर सटा दिए। रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और कर्कश गायब हो गया। साथ ही साथ इस शॉर्ट सर्किट का असर कहीं दूर तक हुआ। यह क्या? कर्कश के साथ साथ इसको पैदा करने वाला मेरा यह यंत्र भी शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि यह ध्वनि तरंगों के जरिए कर्कश से जुड़ा हुआ था। अब हम कर्कश को दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कमाल है ध्रुव, मैं भी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे प्राणी को नष्ट भी किया जा सकता है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस जीव को ध्वनिराज ने यहाँ पर भेजा था। इसलिए जब तक मैं ध्वनिराज को पकड़ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आवाज़ की तबाही के दूसरे भाग में। धन्यवाद।